गुड मॉर्निंग बच्चों। गिरधरदास मंगुड़ा बाल भारतीय माध्यमिक विद्यालय के यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आई होप सब आप लोग घर पे अच्छे होंगे। हम कक्षा 9th का समकालीन भारत बुक्स कर रहे थे और इसमें लेसन फोर्थ जलवायु ये लेसन हम कर रहे थे और इसकी हम रीडिंग कर रहे थे और मानसून की वापसी पे हमने ये लेसन छोड़ा था। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मानसून की वापसी यानी मानसून जब चला गया और उसके बाद में उसकी वापसी कैसे हुई, ये परिवर्तनीय मौसम के कारण होता है। यानी मौसम जब परिवर्तन होता है तो उस कारण से होता है। अब आगे देखो आप लोग। अक्टूबर नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ सूर्य की आभासी गति के कारण मानसून गर्त या निम्न दाब वाला गर्त उत्तरी मैदानों के ऊपर शिथिल हो जाता है। यानी अक्टूबर और नवंबर के दौरान जब दक्षिण की तरफ सूर्य की आभासी गति आती है तो जो मानसून है उस पर निम्न दाब पड़ता है और उस निम्न दाब के कारण जो उत्तरी मैदान है वहाँ पे क्या हो जाता है, शिथिल हो जाता है। शिथिल यानी वहाँ का मौसम कैसा हो जाता है, ठंडा हो जाता है। धीरे धीरे उच्च दाब प्रणाली इसका स्थान ले लेती है और दक्षिणी पश्चिमी मानसून स्थिर हो जाते हैं। यानी धीरे धीरे क्या होता है, निम्न दाब की जगह धीरे धीरे उच्च दाब प्रणाली इसका स्थल ले लेती है। यानी धीरे धीरे क्या होता है, जो निम्न दाब था उसकी जगह उच्च दाब प्रणाली उसका स्थान ले लेती है और दक्षिणी पश्चिमी मानसून स्थिर हो जाते हैं। यानी जो दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है वो शिथिल यानी ठंडा होने लग जाता है तथा धीरे धीरे पीछे की ओर हटने लगता है और धीरे धीरे क्या होता है, वो पीछे की ओर जाने लग जाता है यानी हटने लग जाता है। अक्टूबर के प्रारंभ में मानसून पवनें उत्तर के मैदान से हट जाती है और जब अक्टूबर आता है तो उस समय जो मानसूनी पवनें जो चलती हैं वो क्या होती है, मैदान से हट जाती है। अक्टूबर और नवंबर का महीना गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है। यानी अक्टूबर और नवंबर का जो महीना है वो गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है। यानी इस समय जब अक्टूबर नवंबर आता है तो उस समय गर्मी के मौसम से किस ऋतु में परिवर्तन होगा, सर्दी के ऋतु में परिवर्तन का समय आ जाता है। मानसून की वापसी होने से आसपास साफ एवं तापमान में वृद्धि हो जाती है। यानी मानसून की जो वापसी है वो आसमान साफ और तापमान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। दिन का तापमान उच्च होता है जबकि रातें ठंडी एवं सुहावनी होती है। यानी दिन का तापमान है वो क्या हो जाता है, उच्च हो जाता है और रात जो होती है वो ठंडी हो जाती है और सुहावनी हो जाती है। स्थल अभी भी आर्द्र होता है। उच्च तापमान एवं आर्द्रता वाली अवस्था के कारण दिन का मौसम ऐसे हो जाता है। इसे सामान्यतः क्वार की उमस के नाम से जाना जाता है। यानी मौसम के अंदर आर्द्रता बहुत अधिक हो जाती है और इस कारण से मौसम के अंदर क्या हो जाती है, हुम्मस हो जाती है। उसको हुम्मस बोलते हैं। नमी नहीं रहती, बहुत अधिक गर्मी सी का मौसम सा हो जाता है, ना हवा चलती है। तो उस जो मौसम ऐसे हो जाता है, आर्द्रता वाला जो मौसम हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, क्वार उमस के नाम से उसको जाना जाता है। यानी हम उसको क्या कहेंगे, क्वार उमस। अक्टूबर के उत्तरार्ध में विशेषकर उत्तरी भारत में तापमान तेजी से गिरने लगता है। यानी अक्टूबर का जो महीना है उसके उत्तरार्ध में यानी जब वो उतरता है तो उस पर विशेषकर उत्तरी भारत में तापमान क्या होता है, तेजी से गिरने लग जाता है। अब देखो, क्या आप जानते हैं मासिनराम विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। यानी हमारे भारत में मासिनराम की जगह है, वहाँ पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र यानी वर्षा होती है तथा सेटलमाइट एवं सैटेलाइट गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। और ये जो क्षेत्र है कौन सा, मासिनराम जो क्षेत्र है ये सेटलमाइट और सैटेलाइट गुफाओं के लिए
प्रसिद्ध है। अब आगे देखो, नवंबर के प्रारंभ में उत्तर पश्चिमी भारत के ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। यानी जो नवंबर आता है तो उस समय उत्तर पश्चिमी जो भारत है वहाँ पे निम्न दाब वाली व्यवस्था बन जाती है और भारत के उत्तर पश्चिम में क्या है, बंगाल की खाड़ी है। यह स्थानांतरण चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित होता है जो कि अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होता है। यानी जो निम्न दाब बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होगा उसके कारण चक्रवाती यानी निम्न दाब से संबंधित होगा। यानी जो चक्रवाती तूफान आएगा वो किसके कारण आएगा, निम्न दाब जो बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ है। यह स्थानांतरण चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित होता है जो कि अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होता है। ये इसकी व्यवस्था तो कहाँ होगी, बंगाल की खाड़ी में, और ये किसके ऊपर होगा, अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होगा। ये चक्रवात सामान्यतः भारत के पूर्वी तट को पार करते हैं और जिनके कारण व्यापक और भारी वर्षा होती है। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्राय विनाशकारी होते हैं। चक्रवात तूफान क्या होते हैं, इसमें जान माल हानि सब कुछ होता है और बहुत भयंकर बारिश होती है जिसको बादल फटना भी कहते हैं और ये बहुत विनाशकारी होता है। अब आगे देखो, गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदियों के संगम आबादी वाले डेल्टा प्रदेशों में अक्सर चक्रवात आते हैं। क्वेश्चन आ जाए कि ये चक्रवात कौन सी जगह आते हैं, कौन सी नदियों में आते हैं, तो क्या लिखोगे, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के सघन आबादी वाले, सघन क्या हो गया, जहाँ बहुत अधिक मात्रा में आबादी रहती है। डेल्टा प्रदेशों में अक्सर क्या आते हैं, चक्रवात आते हैं, जिसके कारण बड़े पैमाने पर जान और माल की क्षति होती है। जान यानी व्यक्तियों को नुकसान होता है, व्यक्ति मारे जाते हैं, और माल क्या हो गया, उनका जो सामान है वो। कभी कभी ये चक्रवात उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल एवं बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में भी पहुंच जाते हैं। कोरोमंडल तट पर अधिकतम वर्षा इन्हीं चक्रवातों तथा अवदाबों से होती है। यानी जो चक्रवात उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में आते हैं उनका कोरोमंडल तट पर अधिकतर वर्षा इन्हीं चक्रवातों तथा अवदाबों से होता है। अब वर्षा का वितरण, ये चक्रवात कहाँ कहाँ आ गए, ये समझ में आ गया। ये गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों की जो आबादी है या जो डेल्टाई जो प्रदेश हैं वहाँ पे ये चक्रवात आते हैं और इनके कारण बहुत अधिक जान माल की क्या होती है, हानि होती है। और कभी कभी ये चक्रवात कौन सी जगह आ जाते हैं, कभी कभी उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल और जो बांग्लादेश का जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पर भी ये चक्रवात आ जाते हैं, यानी वहाँ पहुँच जाते हैं। इसके अलावा कोरोमंडल जो तट है उस पर अधिकतम वर्षा होती है और इस कारण से चक्रवात वहाँ पे आ जाते हैं। अब आगे देखो आप लोग, वर्षा का वितरण, यानी वर्षा को कितने भागों में बांटा गया है और कहाँ कहाँ पे बांटा गया है। पश्चिमी तट के भागों एवं उत्तर पूर्वी भारत में लगभग 400 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। यानी जो पश्चिमी तट के भाग है वहाँ के उत्तर पूर्वी भारत में लगभग 400 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, किंतु पश्चिमी राजस्थान एवं इससे सटे पंजाब, हरियाणा और गुजरात के भागों में 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। यानी वर्षा का वितरण किया गया है कि कहाँ किस भाग में कितनी मात्रा में वर्षा होती है। तो पश्चिमी जो तट है उसके भागों में उत्तर पूर्वी भाग में लगभग 400 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, और जो हमारा राजस्थान है उसके पश्चिम भाग में और राजस्थान से सटे हुए राज्य पंजाब, हरियाणा और गुजरात, इन भागों में कितनी वर्षा होती है, सिर्फ 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती। अब देखो,
दक्षिणी पठार के आंतरिक भाग एवं सह्याद्री के पूर्व में भी वर्षा की मात्रा समान रूप से कम होती है। इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कम क्यों होती है? यानी जो दक्षिणी पठार है उसका जो आंतरिक भाग है और जो सह्याद्री के पूर्व जो दिशा है वहाँ पे वर्षा की मात्रा कम क्यों होती है? इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कम क्यों होती है? जम्मू कश्मीर के लेह में भी वर्षण की मात्रा काफ़ी कम होती है। देश के शेष हिस्से में वर्षा की मात्रा मध्यम रहती है। हिमपात हिमालयी क्षेत्रों तक ही सीमित होता है। हिमपात क्या होता है? जो बर्फ़ जो गिरती है सर्दियों के मौसम में वो होती है। तो हिमालय जो क्षेत्र है, हिमालय पठार पर्वत के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे क्या होता रहता है? हिमपात यानी बर्फ़ गिरती रहती है। मानसून की प्रकृति के परिणाम स्वरूप एक वर्ष से दूसरे वर्ष होने वाले वार्षिक वर्षा की मात्रा में भिन्नता होती है। यानी मानसून की जो प्रकृति के परिणाम स्वरूप एक वर्ष से दूसरे वर्ष में होने वाले वार्षिक वर्षा की मात्रा में भिन्नता होती है और वर्षा की विषमता निम्न वर्षा वाले क्षेत्र जैसे राजस्थान, गुजरात और इसके कुछ भाग तथा पश्चिमी घाटों के वृष्टि छाया प्रदेशों में अधिक पाई जाती है। यानी जो राजस्थान है, गुजरात है और इसके जो कुछ पश्चिमी जो घाट है वहाँ पे वृष्टि छाया प्रदेशों में क्या होती है? वर्षा अधिक पाई जाती है। अतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बाढ़ें अधिक आती है, जबकि निम्न वाले क्षेत्रों में सूखे की आशंका बनी रहती है। यानी जो वर्षा वाले क्षेत्र है वहाँ पे बाढ़ आ जाती है और जहाँ वर्षा नहीं होती है वहाँ क्या हो जाता है? सूखा यानी अकाल पड़ जाता है। कहाँ पे? हमारा जो राजस्थान है वहाँ पे। अब आगे मानसून एकता का परिचायक, यानी मानसून जब आता है तो उसमें एकता का क्या परिचायक है? आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि हिमालय अत्यंत ठंडी पवनों से भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा करता है। यानी हिमालय है वो हमें किससे बचाता है? जो चीन से या जो उपमहाद्वीपीय जो ठंडी हवाएं जो पवनें आती हैं उससे हमारे भारत की क्या करता है? रक्षा करता है। इसके कारण अपेक्षाकृत उच्च अक्षांशों के बावजूद उत्तरी भारत में निरंतर ऊंचा तापमान बना रहता है। इसी प्रकार प्रायद्वीपीय पठारों में तीनों ओर से समुद्रों के प्रभाव के कारण न तो अधिक गर्मी पड़ती है और न अधिक सर्दी पड़ती है। यानी जो हिमालय पहाड़ है वो हमें ठंडी हवाओं से बचाता है और हमारा तापमान क्या है? ऊंचा बना रहता है। इसी प्रकार जो प्रायद्वीपीय पठार है वो तीनों ओर से समुद्र के प्रभाव के कारण अधिक गर्मी पड़ती है और न अधिक सर्दी पड़ती है। यानी इस जगह क्या रहता है? समान गर्मी और समान सर्दी, यानी ना गर्मी अधिक पड़ती है ना सर्दी अधिक पड़ती है और उस कारण से वहाँ का मौसम क्या रहता है? बराबर रहता है। इस समकारी प्रभाव के कारण तापमान की दिशाओं में बहुत कम अंतर पाए जाते हैं, परंतु फिर भी भारतीय प्रायद्वीप पर मानसून की एकता का प्रभाव बहुत ही स्पष्ट है। पवन की दिशाओं का ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन तथा उनसे संबंधित ऋतु की दशाओं परंतु फिर भी भारतीय प्रायद्वीप पर मानसून की एकता का प्रभाव बहुत ही स्पष्ट है। पवन की दिशाओं का ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन तथा उनसे संबंधित ऋतु की दशाएं ऋतु चक्रों को एक लय प्रदान करती है। यानी जो ये दिशाएं हैं ऋतुओं के अनुसार क्या होती रहती है? परिवर्तन होती रहती है और इस कारण से वर्षा की जो ऋतु चक्र है वो प्रदान करती है। यानी हमारी सर्दी आ रही है और अगली बार फिर चेंज होगी, फिर सर्दी आ रही है, सर्द ऋतु आ रही है, फिर बसंत ऋतु आ रही है, फिर ग्रीष्म ऋतु आ रही है, फिर वर्षा ऋतु आ रही है, फिर सर्द ग्रीष्म आ रही है। तो इस तरह से जो ऋतुओं का चक्र है वो ये प्रदान करती है। कौन प्रदान करती है? पवन की जो दिशाएं हैं वो प्रदान करती है। वर्षा की अनिश्चितता तथा उसका असमान वितरण मानसून का एक विशिष्ट लक्षण है। संपूर्ण भारतीय परिदृश्य, इसके जीव तथा वनस्पति, इसका कृषि चक्र, मानव जीवन
तथा उनके त्यौहार उत्सव सभी इस मानसूनी लय के चारों ओर घूम रहे हैं। यानी हमारे भारत का पूरा दृश्य, इसके जीव जंतु, इसकी वनस्पति, इसका कृषि चक्र, मानव जीवन और इसके त्योहार उत्सव सभी जो ये मानसूनी है, ये सब किसके चारों तरफ घूमते हैं? मानसून के चारों तरफ घूमते हैं। कैसे? जब वर्षा होती है तो उसमें कृषि का होता है, इस समय कौन सी खेती होगी, रबी की फसल होगी या कौन सी होगी, जायद फसल होगी, ये सारी फसलें देखी जाती है। इसी तरह मानव जीवन के जो त्योहार उत्सव है वो भी देखे जाते हैं कि सावन मास में जब बारिश हो रही है उस समय कौन सा त्यौहार आ रहा है, रक्षाबंधन आ रहा है, तीज आ रहा है। ऐसे ही जब मावठ आती है तो कौन सा क्या हो रहा है, ये सारे त्यौहार उत्सव जो मानसूनी लय है उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक संपूर्ण भारतवासी प्रति वर्ष मानसून के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। ये मानसूनी पवनें हमें जल प्रदान कर कृषि की प्रक्रिया में तेजी लाती है। यानी जब मानसून आता है तो बारिश होती है और जो ये बारिश की प्रक्रिया है ये हमारे भारत में कृषि की प्रक्रिया में क्या लाती है? तेजी लाती है। यह संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधती है। नदी घाटियाँ जो इन जलों का सहमन करती है उन्हें भी एक नदी घाटी इकाई का नाम दिया जाता है। यानी जो मानसून है वो एकता का परिचायक कैसे है, ये इसके अंदर दिया हुआ है। देखो बच्चों, ये लेसन हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर है वो कुछ करवाए हुए हैं, कुछ बाकी हैं, वो मैं अगले आपके वीडियो में करवा दूँ। देखो, नीचे दिए गए स्थानों में किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो हमने पढ़ा था मासिनराम में। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सा है? पश्चिमी विक्षोभ। अगला क्वेश्चन देखो, भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है? तो जून के प्रारंभ में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में शीत ऋतु की विशेषता है? तो क्या होगा? गर्म दिन होंगे और ठंडी रातें होगी। ये हमने पढ़ा था ना। देखो बच्चों, हमारा ये लेसन कंप्लीट हुआ है। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर रह गए हैं, वो मैं आपको अगले आपके पार्ट में बता दूंगी और आप लोग साथ साथ में पढ़ते रहना, ठीक है।